बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। इश्क यकीन है मुराद और मारवी के इश्क की दास्तान अजब। मोहब्बत ने अपना आप मुकम्मल करने के लिए इन्हें ही चुना था। इश्क हो और सुकून भी हो, सुनो जनाब होश में तो हो। मगर मारवी और मुराद इन दोनों की माएं आपस में बहनें थी और दोनों बहनों की शादी दोनों भाइयों से हुई। इस तरह वो डबल रिश्ते से मुंसलिक थे। इनके घर भी पास पास ही थे और बाकी के बहन भाई भी तकरीबन करीब करीब ही रहते थे। सब कजन्स में बहुत प्यार था। बाकी कजन्स में शर्जील, शिजा, सवेरा, सलमान और राजू थे। सब चचाजाद और मामूजाद थे। कजन्स में सलमान और शिजा एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर इनका इश्क इतना तूफानी ना था क्योंकि इनके रिश्ते में कोई रुकावट ना थी और सबकी रजामंदी से इनकी मंगनी हो गई थी। इनके अलावा वो बाकी सब पढ़ाई या जॉब में मसरूफ थे, मगर मुराद और मारवी तो सबसे अलग थे। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इसी तरह यहाँ भी इनके इश्क की खुशबू 400 फैल गई। मुराद काफी पढ़ा लिखा, समझदार और सादतमंद था और बैंक में मैनेजर था और वालिदैन का अकलौता था, जबकि मारवी की एक और बहन थी। मारवी के वालिद जरा अलग ही टाइप के इंसान थे। इन्हें अगर कोई बात बुरी लग जाती या अगर किसी से नाराज हो जाते तो बड़ी मुश्किल से इनके दिल से वो बात जाती थी। वैसे तो इन दोनों के इश्क की खबर जब आम हुई तो सब खुश हुए क्योंकि दोनों सबके पसंदीदा थे और बज़ाहिर इसमें कोई खामी ना थी कि घर की बात घर में ही हो जाएगी। और बड़ी बात ये कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। जब ये खबर मारवी के वालिद को हुई तो वो तो आपे से बाहर हो गए। वैसे भी वो पूरे खानदान में गुस्से वाले मशहूर थे। ये क्या बकवास है, वो दाड़े और मारवी की वालदा सकीना बेगम कांप कर रह गई। जी वो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। अब तुम्हारी बेटी अपनी पसंद से शादी करेगी, अब ये दिन भी देखना था हमें। वो गरज रहे थे, मुराद हमारा देखा भला बच्चा है और कोई गैर नहीं, अपना खून है, आपके भाई का बेटा है। सकीना बेगम ने डरते डरते कहा, भाई का बेटा है तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें कह दिया था कि खानदान में शादी नहीं करूंगा अपनी बेटी की। असल में शुरू में दोनों भाइयों का मुश्तरका कारोबार था, मगर इनके छोटे भाई बशीर ने पैसों के मामले में काफी हेरा फेरी की थी, जिसकी वजह से मामला बहुत बिगड़ा और कारोबार में काफी नुकसान और डिलीवरी ना पहुंचने पर बड़े भाई नजीर अहमद को पार्टी के सामने काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी और काफी बेइज्जती हुई थी। और जब नजीर अहमद को असल सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो बहुत ही गुस्से में आए और बात तू मैं से बढ़कर हाथापाई तक पहुँच गयी और फिर हर तरह का तलक तोड़ लिया गया था। भाइयों की वजह से पूरे खानदान पर इस बात का बहुत असर पड़ा था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ बशीर अहमद को अपनी गलती का एहसास हुआ और काफी मिन्नत समात के बाद आखिर नजीर भाई मान तो गए, मगर इनके दिल में पहले वाला जो प्यार था वो अब नहीं रहा था और इनका दिल हर रिश्ते से बदअदल हो गया था बददिल हो गया था। अब जब ये खबर इनके कानों तक पहुंची तो इनका गुस्सा फिर से ऊपर आया था। जैसा बाप वैसा बेटा। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या पता कल को वो भी ऐसा ही निकले, फ्रॉडिया धोखेबाज। उन्होंने गुस्से से कहा, आप पुरानी बातों को भूल जाइए, बच्चों की खुशी को देखिए, मुराद समझदार है, वो क्यों कोई ऐसा काम करेगा। सकीना ने डरते डरते मुराद की तरफदारी की। आखिर को वो इसकी बहन का बेटा था। एक तो तुम हर बात के पीछे पड़ जाती हो। वो गुस्से से दहाड़े, मैं कोई कुत्ता हूँ जो भौंक रहा हूँ, जो कह दिया सो कह दिया, और अगर तुमने अपनी बेटी की साइड ली तो फिर वो दिन इस घर में तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। वो गुस्से से ये कहकर कमरे से निकल गए। अपने बाप की सारी बातें माँ से सुनने के बाद मारवी का प्यार मुराद के लिए कम ना हुआ था, बल्कि वो तो एक ऐसा जज्बा था जो कि इसकी सांसों के साथ साथ सांस ले रहा था। बल्कि मारवी को एक जिद सी हो गई थी कि वो भी शादी करेगी तो मुराद से ही करेगी। आखिर तो वो भी इन्हीं
انہی کا خون تھی، باپ اگر ضدی تھا تو بیٹی بھی اس کا نقش تھی۔ ایک عجیب طرح کا کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا گھر کے ماحول میں۔ پہلے مراد جس طرح بے دڑک آتا جاتا تھا، اب اس میں کافی کمی آ گئی تھی، مگر محبت کی آگ دونوں طرف زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن نذیر احمد شہر سے باہر سے کام گئے تو مراد آ گیا۔ ماروی اسے دیکھتے ہی ضبط نہ کر سکی اور مراد کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی مراد، پاپا نہیں مانیں گے تو مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ اب باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ مراد اس کے رونے سے پریشان ہو گیا، اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اس نے ماروی کو خود سے الگ کیا اور کہا، نہیں جانے مراد، ایسے نہیں کہتے، تم میری عزت ہو، میرے تایا کی بیٹی ہو، اور میں یہ کبھی سوچ نہیں سکتا کہ اپنے تایا کو اس طرح سے بے عزت کروں۔ مانا کہ پرانی تلخیوں نے ان کے خیالات کو بدل کر رکھ دیا ہے، مگر میں وہ سب رنجشیں مٹا دوں گا اور سب کی خوشی اور تایا کی رضامندی سے ہی تمہیں حاصل کروں گا۔ اور ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ تم صرف اور صرف میری ہو اور میں تمہارا، باقی جس کو جو کرنا ہے کر گزرے، اللہ نے چاہا تو کوئی ہمیں جدا نہیں کر پائے گا انشاءاللہ۔ مراد نے اطمینان سے کہا تو ماروی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی باتوں سے اسے تسلی تو ضرور ہوئی تھی۔ کتنے ہی دن افسردگی رہتی، رفتہ رفتہ حالات معمول پر آتے گئے، مگر نذیر احمد نے بیٹی سے بات کرنا بہت کم کر دیا تھا اور ماروی بھی باپ کے سامنے کم آنے لگی تھی۔ مگر مراد کے ساتھ تو اس کا رابطہ تھا، فون پر میسج پر بات ہو جاتی، دن میں اور رات میں مراد کی کال آ جاتی۔ غرض ماروی کا اوڑھنا بچھونا مراد ہی تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ اچانک ماروی کا ایک بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا۔ لڑکا نذیر احمد کے بہت اچھے دوست کا بیٹا تھا اور امریکہ میں سیٹل تھا۔ کروڑ پتی لوگ تھے۔ نذیر احمد نے گھر میں کسی سے پوچھنا تک گوارا نہ کیا اور خود ہی رشتہ پکا کر لیا اور بیوی کو بتا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سکینہ بیگم بے یقینی کے عالم میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جو تم نے سنا ہے وہی کہا ہے، سلیم میرا بہت اچھا دوست تھا۔ جب اس نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے فوراً ہاں کر دی۔ تم دیکھنا ہماری بیٹی دولت میں کھیلے گی، دولت اس کے گھر کی باندھی ہوگی اور کوئی غم نہ ہوگا۔ وہ جاگتی آنکھوں سے سپنے دیکھنے لگے۔ مگر دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، انسان کی اپنی پسند اور اپنی خوشی سے انسان کو خوش رہنا ہوتا ہے۔ سکینہ نے ہمت کر کے کہہ دیا، تم کیا جانو نادان عورت، آج کل کے دور میں سب کچھ پیسہ ہے اور یہ جب ایک مرتبہ آتا ہے تو باقی سب باتیں فضول لگنے لگتی ہیں اور عشق کا بھوت بھی خود بخود اتر جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی دل میں مگن تھے۔ سکینہ بیگم تم دیکھنا، جب ہماری بیٹی اتنے اونچے گھر میں جائے گی تو سب خاندان والوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ وہ اپنی دولت کے غرور میں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اور سکینہ ان کی باتوں سے دل ہی دل میں دہل کر رہ گئی کہ جب بیٹی کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ ماں تھی، اپنی بیٹی کے دل کا حال جانتی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ نذیر احمد کی آواز سے چونک پڑی، جاؤ اور جا کر سب کو بتا دو 20 تاریخ کو منگنی ہے اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی جائے گی، کیونکہ اسجد کو امریکہ کے لیے فوراً روانہ ہونا ہے اور تیاریاں شروع کر دو، دن کم ہیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے اور سکینہ بیگم پتھر کا بت بنی۔ یہ سب سن کر رہ گئی۔ ان کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی، نہ جانے کیسا لڑکا ہے، نہ دیکھا نہ بلا، امریکہ میں رہتا ہے۔ طرح طرح کے خیالات دماغ میں آ جا رہے تھے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات چھپانے والی نہ تھی۔ جب یہ بات ماروی کو پتہ چلی تو وہ دھواں دھار رونے لگی، ماما میں مر جاؤں گی مگر یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، پاپا کیوں اپنی اولاد کی خوشی کو نہیں سمجھتے، وہ کیوں پرانی باتوں کی وجہ سے ہماری محبت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ وہ بار بار ماں سے سوال کر رہی تھی، بہت سارے سوال ایسے تھے جن کا جواب ان کے پاس نہ تھا۔ وہ خود بھی رونے لگی، میں کبھی یہ شادی نہیں کروں گی، میں کیا کروں میری بچی، میں تو خود بے بس ہوں۔ ماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹی کی حالت دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ چھوٹی بہن سیجل بھی بہن کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ ماروی نے فوراً مراد کو فون کر کے بلا لیا۔ وہ گھر آیا ہوا وہاں پہنچا اور جب تمام صورتحال کا علم ہوا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ خالہ کیا ہو گیا خالو کو؟ میں پاپا سے بات کرتا ہوں۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ خالہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ خالو خود ہی مان جائیں گے، آخر کو وہ اپنے خون سے کب تک دور رہیں گے، مگر خالو تو بہت ہی ضدی نکلے۔ یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ ان کی خوشیوں کا محل تعمیر ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا، مگر وہ پھر بھی ہمت کر کے اپنے باپ کے پاس گیا اور ساری بات گوشے گزر کی۔ وہ بھی سب سن کر فوراً بھائی کے پاس آئے، اپنے بیٹے کی محبت کی بھیک مانگی، مگر نذیر احمد کی نہ کا ہاں میں نہ بدل سکا، بلکہ الٹا ان میں پرانی باتوں کے بحث سے تو میں ہو گئی اور بات جھگڑے تک پہنچ گئی۔ بھائی جان میں بیٹے والا ہو کر جھک رہا ہوں اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر، مگر آپ نے تو ایک پرانی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر پرانی رنجشوں کو بھول کر نئے رشتے قائم کرنے چاہیے۔ بشیر نے پھر
दिल नरम पड़ते हुए कहा, क्योंकि मुराद इनका अकलौता बेटा था और वो इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे और ये ख्वाहिश भी इसकी जायज ख्वाहिश थी, इसलिए वो भाई के आगे झुकने लगे। मगर नजीर अहमद तो किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे। अच्छा, अब अपने बेटे की बारी आई तो तुम कैसे बकरी बन गए? आज तुम फिर अपने फायदे के लिए झुक रहे हो, बगारत कहेंगे। इस जुमले ने तो गोया बशीर अहमद के तन बदन में आग लगा दी और वो भी सारा लिहाज और एहतराम बुलाए ताक रख कर बोला, बस भाई जान, बहुत हो गया। मैं जितना झुक रहा हूँ आप उतना अकड़ रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो अपने बेटे को और तुम्हारी बेटी को भगा कर भी शादी करवा सकता हूँ, क्योंकि वो कोई गुनाह नहीं कर रहे। अपनी पसंद की शादी का हक कानून भी देता है, मगर मैं इतना गिरा हुआ नहीं कि अपनी इज्जत को बेइज्जत करूँ। अच्छा, तो तुम अपनी असलियत पर उतर आए। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। निकल जाओ मेरे घर से जलील इंसान। मेरी बेटी मर जाएगी मगर तुम्हारे घर नहीं आएगी, और खबरदार जो आइंदा मेरे साथ कोई भी ताल्लुक रखा, मैं खुद भी ऐसे पत्थर दिल इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता जिसे अपनी झूठी अना अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा अजीज हो। बशीर ये कहते हुए घर से निकल गया। वो तो यहाँ बात बनाने आया था, मगर हालात के पेशे नजर बात बिगड़ गई। कमरे के बाहर सब खड़े सुन रहे थे कि नजीर अहमद बाहर निकले और मारवी को देखकर गुस्से से बोले, अगर तुमने इस शादी से इनकार किया तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा, फिर जो जी में आए करना। और फौरन चले गए। जो जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। सकीना भी कांप कर रह गई थी। वो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नजीर अहमद अपनी जंग में इन्हें भी घसीट लेंगे। मारवी भी अपना रोना भूल गई। बाप अपना फैसला सुनाकर चला गया और मारवी सोचते सोचते रह गई कि क्या कोई इंसान इतना भी कम ज़र्फ हो सकता है जो बेटी की वजह से बीवी को भी अपने ताब की बीम चढ़ाए। सकीना बेगम तो पहले बेटी के गम में रो रही थी, मगर अब इन्हें अपने घर के उजड़ने का भी गम खाए जा रहा था। वो बेटी की तरफ देख रही थी और आंखों से आंसू जारी थे, जैसे कह रही हो कि अब मेरा फैसला भी तुम्हारे हाथों में है। मारवी को अपनी जंग के साथ अब अपनी माँ के लिए भी लड़ना था। वो अजीब कश्मकश थी। जिंदा लाश की तरह चलती हुई अपने कमरे में आ गई और बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। दिमाग में बहुत सी बातें आ जा रही थी। इनकार करती तो बाप की धमकी इसके सामने आकर मुंह चढ़ाती है, और अगर हाँ करती है तो अपने प्यार का खून होता है। मगर प्यार तो हर हाल में कुर्बानी मांगता है, चाहे वो कुर्बानी इसको पाने के लिए देनी पड़े या इसको खोने के लिए। इतने में मुराद का फोन आ गया। मारवी ने रोते रोते सब बता दिया। वो भी सख्त परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था कि खालू जो कहते हैं वो करते भी हैं। वो फोन रख कर ताया के यहाँ चला आया। अब मारवी मुराद के रूबरू थी। देखो जाने मुराद, पहले हम सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ रहे थे, मगर अब इस जंग में तुम्हारी वालदा को भी मैदानी मोहब्बत में उतार दिया गया है। और अब ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं, सिर्फ पाना ही मोहब्बत नहीं। जान, तुम मेरे दिल में हो और मैं तुम्हारे दिल में। हमें अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। अपनी माँ की खातिर प्लीज तुम हाँ कर दो और खालू की बात मान लो। मुराद ने ये लफ्ज बहुत मुश्किल से कहे। साफ लग रहा था कि वो रो रहा है। मुराद, ऐसा मत कहो। मारवी और ज्यादा रोने लगी। फिर क्या करूँ? मुराद एकदम से चीख पड़ा। क्या करूँ मैं? इसने मारवी की आंखों में आंखें डालकर कहा, इधर देखो, मेरी तरफ बताओ, क्या तुम अपनी माँ का घर उजाड़ कर अपना घर आबाद कर सकती हो? अपनी माँ के आंसुओं से अपने चेहरे पर खुशी ला सकती हो? इनकी जिंदगी उजाड़ कर इस उम्र में इनके सर से छत छीन कर अपना घर आबाद कर सकती हो? बताओ मारवी। मारवी का सर झुका हुआ था और चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था। नहीं ना, बस मैंने फैसला कर दिया है। तुमने आज तक मेरी हर बात मानी है और अब तुम वही करोगी जो मैं कहता हूँ। और जो खालू की खुशी है शायद हमारी किस्मत में मिलना नहीं था। ये कहकर मुराद जाने के लिए मुड़ा और फिर एकदम रुक कर बोला, मारवी, याद रखना ये बात कि तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत हमेशा रहेगी, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ। मारवी के पास कहने को कुछ ना था सिवाय आंसुओं के। वो सिसकती रही। यार दिया रामा विच मेरे रोंदे ने नैन, साडे वांगू किसे दिया ना जुदाइयां पैन। अपना बना के उसने लुटे ने मेरे चैन, साडे वांगू किसे दिया ना जुदाइयां पैन। अच्छा मारवी जान, अपना ख्याल रखना। तुम मुझे भूल तो नहीं सकती हो, मगर फिर भी कहता हूँ कि कोशिश करना और अपनी नई जिंदगी को नए तरीके से जीना। खुदा हाफिज। ये कहकर वो फौरन चला गया। मारवी नडाल सी होकर सोफे पर डह गई। इतने में सकीना बेगम कमरे में दाखिल हुई और इसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही हो। मारवी ने हिम्मत जमाकर सिर्फ इतना ही कहा कि पापा से कह दे कि मुझे इनकी बात मंजूर है। और सकीना ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया और दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। नजीर अहमद का बीवी को तलाक देने का हरबा कामयाब साबित हुआ और अब वो बहुत खुश नजर आ रहा था। इन्हें बेटी का दुख नजर नहीं आ रहा था, बल्कि अपनी जिद की जीत की खुशी थी। इन्हें एहसास नहीं था कि वो अपनी बेटी की
खुशियों को रोंदते हुए अपनी जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मगर वो ये नहीं जानते थे कि रिश्ते जिस्मों के नहीं बल्कि रूहों का मिलन होते हैं। और मारवी तो अब एक जिंदा लाश थी, और लाश के जज्बात क्या, एहसासात क्या, इसे जहाँ रखो जहाँ ले जाओ वो जज्बात से आरी होती हैं। घर में तैयारियां शुरू हो गई थी, काम तो पूरे करने थे, सो वो काम सेजल ने अपने जिम्मे ले लिए। वो बहन का दुख समझती थी मगर हालात के हाथों मजबूर थी। खानदान में कोई भी इस रिश्ते पर दिल से खुश ना था, मगर नजीर अहमद के आगे किसी के बोलने की मजाल न थी, सो सब बेदिली से अपना अपना काम कर रहे थे। कजन्स आ जाती और सेजल इनके साथ शॉपिंग करती और बाकी के काम निपटा जाती, जबकि मारवी इन सब बातों से बेनियाज सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रोती रहती। रो रो कर इसकी आंखें सूख जाती थी, मगर वक्त तो कटना ही होता है। कट गया और मंगनी का दिन भी आ गया। सब खानदान वाले थे मगर चाचा रशीद लोग ना आए। मारवी दुल्हन के रूप में क़यामत डा रही थी, मगर इसके चेहरे से जज्बात गायब थे। ऐसे लगता था किसी पत्थर की मूर्ति को लाकर बैठा दिया गया। लड़का बहुत पढ़ा लिखा और हैंडसम था, और इसके फैमिली वाले भी काफी एजुकेटेड थे। उन्होंने खानदान वालों को भी मुतासर किया और सब इसकी तारीफें करने लगे। और नजीर अहमद का सीना और फूल रहा था। इन्हें अपने इंतखाब पर फख्र महसूस होने लगा। और फिर खैरियत से मंगनी की रस्म अदा हुई और शादी की तारीख रखी गई। 2 माह के बाद और फिर अम्मा और सेजल गन चक्कर बन गई थी, मगर मारवी तो सबसे बेनियाज थी। माँ ने कितनी ही बार कहा कि ज्वेलर के पास जाकर कम से कम सेट अपनी पसंद से बनवा ले, मगर मारवी ने कहा कि जब जिंदगी का साथी अपनी पसंद से नहीं चुना तो फिर कुछ भी क्या हो, क्या फर्क पड़ता है। और मामा प्लीज मुझे अब किसी चीज में मत इन्वॉल्व कीजिएगा, मेरा दिल नहीं लगता। स्कीना बेटी का दिल का हाल जानती थी। मेरी बच्ची, मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मेरी वजह से तुमने अपने प्यार की कुर्बानी दी है। स्कीना भी सिसक पड़ी। मुझे माफ कर दो बेटी। उन्होंने बेटी के आगे हाथ जोड़ दिए। नहीं अम्मी, ऐसा मत कहिए। कोई भी बेटी अपनी माँ का घर उजाड़ कर अपनी जिंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकती। ये सच है कि मुराद मेरी जिंदगी है, मगर ये जिंदगी तो मुझे आपने दी है और आपके लिए ये जिंदगी हजारों बार कुर्बान। बस अम्मी, मैं ये वादा नहीं कर सकती कि मैं मुराद को दिल से निकाल सकूंगी, क्योंकि वो मेरे जिस्मो जान में समाया हुआ है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी बेटी। और फिर वो ब्याह कर अपने घर चली गई। शादी पर बुजुर्गों की दुआओं के बाद मारवी की खाला तो आ गई, मगर बशीर न आया। खाला ने देर तक इसे गले से लगाकर प्यार किया और ढेरों दुआएं दी। इसकी आंखें मुराद को ढूंढती रही, मगर वो ना आया और वो रुखसत होकर मारवी नजीर से मारवी असजद बन गई। डिफेंस के पोश इलाके में इनकी अपनी कोठी थी। असजद क्योंकि अमेरिका में सेटल था, वो मारवी को भी साथ ले जाना चाहता था, मगर इसके पेपर्स और वीजे वगैरह के सिलसिले में टाइम लगना था। इसलिए असजद 15 दिन के रहने के बाद रवाना हो गया और इसके तमाम पेपर साथ ले गया। ससुराल वाले बहुत ही अच्छे और प्यार करने वाले थे। वो एक मशरकी लड़की थी, चाहे वो मुराद को कितना ही पागलों की तरह चाहती थी, मगर शादी के बाद वो मुराद को बुलाने की कोशिश करने लगी। हालांकि वो जितना इसे बुलाती वो दुश्मने जान इतना ही याद आता। असजद बहुत अच्छा इंसान था, प्यार करने वाला। वो हर तरह से इसका ख्याल रखता था, मगर अब इसके जाने के बाद इसकी हर बात याद आ रही थी। ससुराल वाले भी बहुत मिसाली साबित हुए। वो सोचती कि ऐसा गिराना तो किस्मत वालों को मिलता है, और शायद वो किस्मत वाली थी, मगर फिर ये सोचती कि अगर मैं किस्मत वाली होती तो आज मैं मिसेस मुराद होती। मगर फिर वो ज़हन से तमाम ख्यालात को झटक देती और हर नमाज में दुआ करती, या अल्लाह मुझे ज़हनी सुकून दे, या परवरदिगार तो हर चीज पर कादर है, तेरे हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तूने मेरी जिंदगी में असजद को भेजा है तो फिर मेरे दिल को मुराद की तरफ माइल होने से रोक दे। मुझे मेरे शौहर का वफादार रख और अपने प्यार की इज्जत हमेशा दिल में रख। कभी मुझे मेरे प्यार की वजह से असजद की नजरों में शर्मिंदा ना होने देना। और फिर वो बहुत हल्की फुल्की हो जाती। बेशक अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ है, वो तो इंसानों की शारग से भी करीब है। और फिर मारवी ने खुद को मसरूफ रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जैसे ही फारग बैठती मुराद की यादें बातें दिलो दिमाग में मंडलाती रहती और वो सोचती कि खुद को जितना मसरूफ रखूं इतना ही बेहतर है। हालांकि घर में नौकरों की लाइन थी, मगर इसने खाना खुद बनाना शुरू कर दिया। अपनी छोटी नंद के साथ मार्केट जाती, घर की सेटिंग वगैरह करती और इस तरह इसका टाइम गुजरने लगा। घर वाले भी बहुत खुश थे। वो समझते थे मारवी असजद के जाने की वजह से उदास थी और अब आस्ता आस्ता नॉर्मल हो गई है।
असजद के फोन भी बाकायदगी से आने लगे और आस्ता आस्ता मारवी के दिल में असजद की जगह बनने लगी। बेशक मुराद से मारवी ने टूट कर प्यार किया था, मगर अब वो किसी की बीवी थी, इसलिए ये मुनासिब ना था। और फिर शादी से पहले मुराद ने कहा था वो अच्छे दोस्त रहेंगे हमेशा। माना कि मोहब्बत करने वाले फिर कभी सिर्फ दोस्त नहीं बन सकते, मगर हम ये कोशिश करेंगे। और फिर वो दिन भी आ गया जब मारवी का वीजा आ गया। इसे 1 माह के अंदर जाना था। वो खुश भी थी और उदास भी। जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगी। मैके आई, सबसे मिली, 2 दिन वहाँ रुकी। बहुत दिल किया मुराद से एक बार बात कर ले, मगर बस फिर ना जाने क्या हुआ कि बात ना की। मगर रात में अचानक मुराद की कॉल आ गई। हेलो कजन, सुना है आप पिया के देश जा रही हैं? वो शौकी से बोला। हाँ, और तुम खुश हो जाओ। मारवी भी इसी लहजे में बोली। नहीं जी, हम कहाँ खुश होंगे, खुश तो असजद मियाँ होंगे, मुराद ने कहा। मुराद मारवी ने कदरे संजीदगी से कहा। ओके कजन, बस मैंने इतना ही कहना था कि अपना ख्याल रखना और कोशिश करना मुझे भूल जाओ। आखिरी बात इसने संजीदगी से कही। अच्छा, मारवी सिर्फ इतना ही कह सकी। वो ज्यादा बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके कदम डगमगाएं। तुम भी अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। ये कहते ही मारवी ने जल्दी से फोन कट कर दिया और साथ ही सेजल कमरे में दाखिल हुई और मारवी को कुछ सोचने का मौका ही न मिल सका। और ये अच्छा ही हुआ, जाते वक्त पापा ने इसे बहुत प्यार किया। इनकी नाराजगी तो कब की खत्म हो चुकी थी और अब नाराजगी की जगह दुख ने ले ली थी कि वो इतना दूर जा रही है। और फिर वो सबकी दुआओं के साए में वो अमेरिका चली गई। इसके जाने से सभी उदास थे, घर वाले भी और ससुराल वाले भी। मारवी बाकायदगी से फोन करती, इन्हें तसल्ली देती कि मैं खुश हूँ वहाँ। इसका बहुत बड़ा घर था, असजद का कपड़े का बिजनेस था और किसी तरह की कोई टेंशन ना थी। वक्त गोया गुजरने लगा। वक्त गुजरने में देर ही कहाँ लगती है। इधर मुराद को भी माँ के मजबूर करने पर और माँ की बीमारी को देखकर शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। इसी तरह 3 साल गुजर गए। मारवी को अल्लाह ने पैसा तो दिया मगर औलाद की खुशी अभी तक न दी थी। काफी इलाज करवाया मगर बेसुध। दोनों की रिपोर्ट्स क्लियर थी, बस अल्लाह की तरफ से हुक्म न था, इसलिए वो खुदा के हुजूर ही दुआएं करते। उधर सेजल की और असजद की बहन की भी मंगनी हो गई और दोनों की शादी थी। दोनों शादियां एक ही हफ्ते के वक्फे से रखी गई ताकि ये लोग आते तो दोनों शादियों में शरीक हो जाते। और फिर दोनों पाकिस्तान आ गए। वो दिन ईद का लग रहा था, हर कोई बहुत खुश था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां रूज पर थी। मारवी दोनों तरफ गन चक्कर बनी फिर रही थी। इन दिनों मुराद की बीवी प्रेग्नेंट थी। इसका आखिरी महीना चल रहा था और फिर मारवी की बहन सेजल की शादी खैरियत से हो गई और मारवी अगले ही दिन ससुराल आ गई क्योंकि अब इसकी नंद की शादी शुरू थी और जो छोटे मोटे काम रह गए थे वो निपटाने लगी। हर काम में मारवी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहू की बजाय एक बेटी बनकर दिखाया। सबके लबों पर इसकी तारीफें थी और फिर खैरियत से शादी अपने इख्तिताम को पहुंची। फिर मीना के घर आने की रस्म हुई तो 2 दिन बाद ही असजद ने जाने का इशारा दे दिया। अरे बेटा, इतनी जल्दी? कुछ दिन और रुक जाओ, माँ ने इसरार किया। अम्मी आप भी हमारे साथ चलिए। वो दोनों भी बाजिद हुए। नहीं बेटा, अभी तो मीना गई है, फिर घर में 100 काम है, इन्हें निपटाना है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगी। और दोनों पैकिंग में लग गए। फिर मीना भी आ गई बाई भाभी को रुखसत करने और फिर दोनों वापस चले गए। मारवी के जाने के 2 दिन बाद मुराद की बीवी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया मगर डॉक्टर्स की बेख्तियाती और ज्यादा खून बह जाने की वजह से इसकी बीवी की मौत वाक़या हो गई। वो गोया क़यामत का दिन था। समझ नहीं आ रही थी कि कोई बेटी की पैदाइश का जश्न मनाए या माँ की मौत का गम, मगर गम खुशी पर हैवी था। मुराद की माँ तो नन्ही पोती को सीने से लगाए रोए जा रही थी जिसकी आंख खुलते ही सर से माँ का साया उठ गया था। मुराद भी बेटी को गले लगाकर रोने लगा। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है, बेटी देकर माँ छीन ली, मैं कैसे इसकी देखभाल करूँगा। वो बेख्तियार रोने लगा। मारवी को जब ये खबर मिली तो वो भी बहुत दुखी हुई। इसने भी खाला को और मुराद को फोन पर अफसोस किया मगर क्या किया जाए, वक्त जितने गहरे जख्म लगाता है मरहम भी खुद ही रखता है। जैसे तैसे वक्त गुजरने लगा और फिर एक दिन मारवी की जिंदगी में ऐसा आया कि सुबह का सूरज इसके लिए सारी जिंदगी की तरीखी लेकर आया। हुआ यूं कि असजद सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से निकला और एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया। एक्सीडेंट इतना शदीद था कि असजद मौके पर ही दम तोड़ गया। मारवी को जब ये खबर मिली तो इसके बदन से जान निकल गई। अनजाना मुल्क, अनजाने लोग, वो किसके गले लगती। अकेली ही रो रो कर हलकान होने लगी और फिर उठकर पाकिस्तान सबको खबर की। वहाँ भी क़यामत बर्पा हो गई। असजद के वालिद आने का कह गए मगर इतनी जल्दी वो आ भी न सकते थे
اور اسجد کی ڈیڈ باڈی کی حالت ایسی نہ تھی کہ زیادہ دیر رکھا جاتا، سو اسے دفنا دیا گیا۔ اور تیسرے دن اسجد کے والد پہنچے تو ماروی ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ وہ خود بھی جوان بیٹے کی موت سے ڈہ سے گئے تھے۔ وہ جیسے تیسے اسجد کے کاروبار کو سمیٹ کر ماروی کو لے کر واپس پاکستان آ گئے۔ کچھ دن سسرال میں رکنے کے بعد وہ واپس امی کی طرف آ گئی، جبکہ ساس سسر نے کہا بھی کہ تم یہیں رہو، یہ سب تمہارا ہے، مگر اس کا وہاں دل نہیں لگتا تھا۔ میکے آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی، سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی، اولاد بھی نہیں کہ اس کے ساتھ مگن ہو کر اپنا غم بھول جاتی۔ ماں باپ اس کو دیکھ دیکھ کر کڑھاتے رہتے اور دل چلاتے رہتے۔ ان کی ایک ہی بیٹی اتنی خوش تھی اور دوسری اجڑ کر واپس آ گئی تھی۔ اکثر ماں اسے کہتی، بیٹا نکلا کرو گھر سے، اپنے کمرے سے باہر باتیں کیا کرو، اس طرح ایک کمرے میں پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ میرا دل نہیں کرتا ماما، میں کیا کروں؟ وہ سوچوں میں گم کہتی اور پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ میری بچی ماں اسے گلے لگا لیتی، بیٹا میں آج تم سے ایک بات کروں؟ جی ماما، بیٹا میں آج ہوں کل نہیں، اب ہماری زندگی کا کیا بھروسہ؟ تمہارے پاپا اور میں یہ سوچتے ہیں کہ تم اب اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرو۔ یہ پہاڑ جیسی زندگی ایسے تو نہیں گزاری جا سکتی، تم جوان ہو، خوش رہو تو ہم بھی سکون سے مر سکیں گے۔ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو میری بھی عمر لگ جائے؟ ماروی نے روتے ہوئے کہا، نہیں ماما، میں شادی نہیں کرنا چاہتی اب۔ میں سمجھ سکتی ہوں، مگر بیٹا میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں، تم میری بات پر ٹھنڈے دل سے سوچو، ہماری زندگی کا کیا بھروسہ؟ ہمارے بعد تم اکیلی کیا کرو گی؟ بیٹا یہ دنیا بہت ظالم ہے، کوئی کسی کا نہیں، اور اکیلی عورت تو کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے جسے ہر کوئی پکڑنا چاہتا ہے۔ میں اور تمہارے پاپا نہیں چاہتے کہ ہمارے بعد تمہیں کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تم نے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، اس لیے ایک رشتہ ہے، ہماری تو رضامندی ہے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ بیٹا مجھے سوچ کر جواب دینا۔ ماروی کچھ نہ بولی، بس چپ رہی۔ ماں کے جانے کے بعد اس نے سوچا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب تو دل میں کوئی خواہش نہ تھی، اس لیے اب اپنی ماں کی بات مان ہی لی جائے تاکہ اس عمر میں وہ میری وجہ سے دکھی نہ ہو، کیونکہ وہ پہلے بھی اپنی ماں کی خوشی کے لیے شادی پر رضامند ہوئی تھی اور اس بار بھی اپنی ماں کی وجہ سے شادی پر رضامند ہو گئی تھی۔ آج پھر وہاں کھڑی تھی جہاں کئی سال پہلے کھڑی تھی، مگر اب پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا تھا، سو اس نے ماں کو ہاں کر دی۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا اور ڈھیروں دعائیں دی اور پھر جٹ پٹ ہی سب کام ہو گئے۔ سادگی سے نکاح کی رسم ہوئی، نکاح میں خاندان کے چند بزرگ شامل تھے، سب نے دعاؤں کے سائے تلے اسے رخصت کیا۔ حجلہ عروسی میں ماروی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، ذہن میں گزشتہ زندگی ایک فلم کی طرح چل رہی تھی۔ کمرے میں کسی کی آمد کا احساس ہوا تو ماروی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ پاس آیا اور بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا اور بغیر کچھ کہے اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ ماروی نے آہستہ آہستہ پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا، اس کے سامنے مراد تھا، ہاں وہی دشمن جان کہ کبھی اس کا پیار تھا اور جس کے نام سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی۔ پھر اس نے مراد کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا، مراد یہ سب کیسے ہوا؟ مراد ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، ماروی یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، ہماری قسمت میں ملنا تھا، مگر اس طرح نہیں جس طرح ہم نے چاہا تھا، بلکہ اس طرح تھا جیسے خدا نے لکھا تھا۔ صبا کی وفات کے بعد بیٹی کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، امی کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور پھر چھوٹی سی بچی کے ساتھ پوری رات جاگتے رہنا آسان نہ تھا۔ میں بھی آئے دن آفس سے چھٹی لیتا تھا، امی مجھ پر ہر روز شادی کا دباؤ ڈالتی، مگر تمہیں پتا ہے کہ وہ شادی میں نے کن حالات میں کی تھی، اس لیے اب دوسری شادی تو کسی طرح ممکن نہ تھی۔ بس جیسے تیسے دن گزار رہا تھا کہ اچانک اسجد کی وفات کی خبر ملی اور پھر تم واپس آ گئی۔ امی نے خالہ سے بات کی اور تب تک تایا کا غصہ بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو بیوہ بیٹی کو ساری عمر اس طرح دیکھنا منظور نہ تھا۔ اور پھر تایا کو ڈھیلا پڑتا دیکھ کر سب بزرگوں نے خود ہی فوراً سب معاملات طے کر لیے۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم کو سرپرائز دینا تھا، اور بتا بھی دیتے تو تم انکار نہ کرتی، اور اس طرح میری بیٹی کو ماں مل گئی۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہمیں ہماری قربانی کا ثمر مل گیا اور آج ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ ماروی حیرت سے یہ سب سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے رب میرے لیے وہی منتخب کیا جو میری چاہت تھی۔ حالانکہ اسے نکاح کے دوران پتہ چل گیا تھا کہ مراد ہی اس کے عقد میں آنے والی ہر مراد ہے، مگر وہ خاموشی سے قسمت کے اس رنگ کو دیکھتی رہی تھی۔ آج اس کا یقین کامل ٹھہرا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، مگر نادان انسان یہ نہیں سمجھتا۔ اور پھر ماروی نے اپنا سر مراد کے کندھے پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ بہت طویل سفر کے بعد آج اپنے گھر آ گئی ہے، جس میں پہنچتے ہی اسے سکون مل گیا، اور اب یہ سکون ہمیشہ کے لیے تھا۔
दुआ वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिन्हें इश्क हो जाता है उनकी खुद की हर ख्वाहिश, हर हसरत फना हो जाती है। उन्हें तो बस यार की खुशी, यार का ही सुकून चाहिए होता है, फिर चाहे वो खुद आबाद रहे या फिर बर्बाद। आशिकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तकदीर किस्मत कब हक में हो जाए ये आप और हम नहीं जानते, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे मारवी मुराद पर किस्मत तकदीर मेहरबान हुई। इसलिए मान ले जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और ये सब ऊपर वाले के हाथ है, सब उसकी रजा से ही मुमकिन होता है। इसके साथ ही अपने होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।